हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो आप सभी को पता है कि बिहार करेंट अफेयर 2024 का पूरा सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी हम विविध यानी बिहार के जितने भी विविध प्रश्न सब हैं यानी टॉपिक सब हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपका आज जो सेशन है वो चौथा क्लास है, ठीक है। इससे पहले 3 क्लास हो चुके हैं, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 3 पार्ट में इससे पहले बिहार करंट अफेयर का वीडियो बन चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में डाला जा चुका है। बिहार करंट अफेयर 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें तीनों पार्ट डाला जा चुका है। ये भी बनेगा, उसके बाद यह भी आपको उसमें डाला जाएगा। आप सभी अगर चौथा पार्ट देख रहे हैं और पहला, दूसरा, तीसरा नहीं देखे हैं तो आप सभी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से तीनों पार्ट को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चौथा क्लास को आज का स्टार्ट करते हैं। करेंट अफेयर 2024 का है, उसमें बिहार का सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बिहार से जितने क्वेश्चंस आएंगे यानी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल किया जाएगा और समझाया जाएगा हर एक टॉपिक को। अभी तो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जब प्रश्न आएंगे तो उसमें प्रश्न में भी आपको अलग अलग करके बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम जो क्लास चौथा है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन डालते ही आप पर जाए और आप उसे अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके कि करेंट अफेयर जो बिहार का चल रहा है उसका हर एक टॉपिक को अच्छे से जान सकें, ठीक है। तो चलिए हम क्लास चौथा आज का स्टार्ट करते हैं, करेंट अफेयर 2024 का। आइए शुभारंभ करते हैं। जो टॉपिक है हमारा, प्रमुख गर्म जल कुंड, यानी बिहार में जितने गर्म कुंड है, प्रमुख गर्म जल कुंड है, यानी बिहार में जितना भी प्रमुख क्या है गर्म जल कुंड है वो सभी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, और कौन सा जिला में है बिहार के उसका भी लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है सूर्य कुंड, दूसरा है सप्तधारा, तीसरा है ब्रह्म कुंड, चौथा है गोमुख कुंड, पांचवा है नानक कुंड। ये सभी बिहार के राजगीर जिले में स्थित है, यानी राजगीर जिला में आपको 5 जल कुंड स्थित है, यानी राजगीर जो जिला है बिहार का उसमें 5 गर्म जल कुंड स्थित है। पहला है सूर्य कुंड, दूसरा है सप्तधारा, तीसरा है ब्रह्म कुंड, चौथा है गोमुख कुंड और पांचवा है नानक कुंड, ठीक है। ये बिहार के राजगीर जिले में स्थित है। अब हम छठा देखेंगे, अग्नि कुंड। यह आपको बिहार के गया जिला में स्थित है, यानी बिहार का जो जिला है एक गया, वहां पे अग्नि कुंड स्थित है। और जो गया जिला में है वो गया जिला आपको यहाँ पे ठंडा कुंड भी है और गर्म कुंड है, यानी एक ही कुंड में से ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों निकलता है, ये भी याद रखिएगा। गया में जो कुंड है उसमें से एक ही कुंड में से गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों निकलती है, ठीक है। यहाँ पे 5 ऐसे कुंड है जो राजगीर जिला में स्थित है। अब हम देखते हैं अगला, ऋषि कुंड, फिर है जन्म कुंड। यहाँ पे जन्म कुंड है, भीम बांध, रामेश्वरम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और श्रृंगार ऋषि कुंड। ये सभी बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। किस जिला में? तो मुंगेर जिला में स्थित है। बिहार के मुंगेर जिला में स्थित कौन कौन से कुंड है? ऋषि कुंड है, जन्म कुंड है, भीम बांध है, रामेश्वरम कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, श्रृंगार ऋषि कुंड है। क्या है? श्रृंगार ऋषि कुंड है। इसमें से आपको 3 जिले आए हैं बिहार में जहां पे जल कुंड स्थित यानी गर्म जल कुंड स्थित है। जो आपको एक पहला जिला था राजगीर, दूसरा जिला था गया और तीसरा जिला है मुंगेर। तो आपको जिला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 ही जिला है, राजगीर, गया और मुंगेर। गया है अग्नि कुंड, यही एक जिला में एक कुंड है, और बाकी जितना है सूर्य कुंड है, सप्तधारा है, ब्रह्म कुंड है, गोमुख कुंड है, नानक कुंड है, यह सभी आपको राजगीर जिला में स्थित है। ऋषि कुंड है, जन्म कुंड है, भीम बांध है, रामेश्वरम कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है। उसके बाद आपको श्रृंगार ऋषि कुंड है, यह सभी आपको मुंगेर जिला में स्थित है, ठीक है। तो आप सभी इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी को अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। यह सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रमुख गर्म जल कुंड है बिहार का। चलिए अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक अब क्या कर रहा है, क्लास 4 का सेकेंड टॉपिक अब हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पर्यटन केंद्र, यानी बिहार का पर्यटन केंद्र
सभी लोग बोलते हैं कि बिहार में क्या है भाई, बिहार में क्या घूमने लायक है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा ये सभी जगह है, इन सभी जगहों पे आप घूम सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखिए पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं बिहार में। पहला है ब्रह्म योनि हिल जो आपको गया जिला में स्थित है। सेकेंड है विरयातन जो आपको राजगीर जिला में स्थित है। थर्ड है केसरिया बौद्ध स्तूप, यह आपको पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। जल मंदिर यह आपको पावापुरी जिला में स्थित है। बरावर गुफाएं यह आपको जहानाबाद जिला में स्थित है। फिर है जू सफारी राजगीर में स्थित है। ग्लास ब्रिज राजगीर में स्थित है। पत्थर की मस्जिद यह आपको पटना जिला में स्थित है। यानी बिहार की राजधानी जो पटना है वहीं पे क्या है, पत्थर की मस्जिद आपको स्थित है बिहार की राजधानी पटना में, ठीक है। अब है पर्यटन केंद्र में देखेंगे तो ब्रह्म योनि हिल है जो आपको गया जिला में स्थित है। यानी बिहार का जो गया जिला है उसमें आपको ब्रह्म योनि हिल जो है वह पर्यटन का एक केंद्र है, ठीक है। विरयातन यह आपको राजगीर जिला में स्थित है, यह भी एक पर्यटन का केंद्र है। केसरिया बौद्ध स्तूप यह पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है, यह भी पर्यटन का एक केंद्र है। बराबर गुफाएं जहानाबाद में है, यह भी एक पर्यटन का केंद्र है। पावापुरी में जल मंदिर है, ठीक है, पावापुरी में क्या है, जल मंदिर है, यह भी एक पर्यटन का केंद्र है। बिहार के सभी पर्यटन केंद्र हैं यह सभी। जू सफारी राजगीर में स्थित है, यह भी बिहार का एक पर्यटन केंद्र है। ग्लास ब्रिज यह भी राजगीर जिला में स्थित है और यह भी क्या है, बिहार का एक पर्यटन केंद्र है। और आपको पटना में जो पत्थर की मस्जिद है यह भी एक पर्यटन केंद्र है जो आपको बिहार राज्य के अंतर्गत आती है। पटना जिला उसी में स्थित है पत्थर की मस्जिद, यह भी एक पर्यटन केंद्र है। तो आप सभी पर्यटन केंद्र के बारे में जान गए। बिहार का जितना पर्यटन केंद्र है वो सभी यहाँ पे दिया गया है। तो आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा से पूरा को रिवाइज भी कीजिएगा, नोट डाउन भी कीजिएगा और याद भी कीजिएगा, ठीक है। सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा अगला अब क्या कर रहा है, ठीक है अब लोक नाट्य। लोक नाट्य में आपको है डोमकच है, यानी बिहार का जो लोक नाट्य है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें है डोमकच, विदेशिया, जाट जतिन, कीर्तनिया, सामा चकेवा, यह सभी क्या है, तो लोक नाट्य है, ठीक है। बिहार का लोक नाट्य है डोमकच, विदेशिया, जाट जटिन, सामा चकेवा और कीर्तनिया। हमारा थर्ड है। फिर आप अगला देखिएगा चित्रकला। बिहार में चित्रकला शैली सबसे प्रसिद्ध चित्रकला शैली आप लोग सुनते होंगे मधुबनी का, ठीक है। मधुबनी चित्रकला शैली आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, मतलब 99% लोग जानते हैं कि मधुबनी चित्रकला शैली, ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो बिहार में सिर्फ मधुबनी चित्रकला शैली नहीं है और अन्य शैलियां भी हैं। तो मधुबनी है, मंजूषा चित्रकला शैली है, फिर है जादोपिया, फिर है थांका चित्रकला शैली है, फिर है सांझी कला। ये क्या है, तो ये कुल मिलाकर 5 चित्रकला शैली है बिहार में। मधुबनी है, मंजूषा है, जादोपिया है, थांका चित्रकला शैली है, फिर आपको सांझी कला, यह सभी चित्रकला शैली है बिहार के। लोक नाट्य में देखेंगे तो डोमकच, विदेशिया, जाट जटिल, सामा चकेवा, कीर्तनिया, यह सभी क्या है, तो यह सभी आपको लोक नाट्य है बिहार के। यह सभी को आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते चलना है और याद करते रहिएगा। अब हम आगे देखेंगे तो अगला है, देखिए अगला टॉपिक है, हम पॉइंट बाय पॉइंट है अब, ठीक है। यानी विविध हम जान रहे हैं तो विविध में सभी कुछ आएंगे, तो विविध में बिहार के से रिलेटेड सभी कुछ इसमें आ रहे हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारा टॉपिक एक टॉपिक से अनेक पॉइंट निकलना रहा, अब हम डायरेक्ट पॉइंट पर आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बरौनी रिफाइनरी की स्थापना, यानी बरौनी जिला में जो रिफाइनरी है उसकी स्थापना 1964 में हुआ था और वह हुआ था सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है। यानी बरौनी रिफाइनरी स्थापना जो हुआ था उसमें हाथ था सोवियत संघ का सहयोग हुआ था। 1964 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है बरौनी रिफाइनरी की तेल शोधन क्षमता। तो तेल शोधन क्षमता अगर पूछेगा बरौनी रिफाइनरी का तो वो है 60 लाख टन। कितना है, 60 लाख टन है बरौनी रिफाइनरी का तेल शोधन क्षमता। और वहीं पे रिफाइनरी की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। अब हम अगला देखेंगे तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर जो है वो है पादरी की हवेली, जो कि 1773 ईस्वी में क्या हुआ था, तो स्थापित हुआ था, ठीक है। बिहार के सबसे पुराना गिरजाघर जो है वो है आपको पादरी की हवेली, जो 1713 में क्या हुआ था, तो स्थापित हुआ था। फिर है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में।
1917 ईस्वी में पटना में, यानी बिहार की जो राजधानी पटना है, वहां पे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना। तो पटना जो मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थापना सन 1925 ईस्वी में किया गया था। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। अगर पटना विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1917 बोलेंगे। अब हमारा अगला है पटना कॉलेज की स्थापना। तो 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली, जो कि 1713 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बरौनी रिफाइनरी की तेल शोधन क्षमता क्या है? तेल शोधन क्षमता तो 60 लाख टन है। और वहीं पे इसका स्थापना जो हुआ था, बरौनी रिफाइनरी का स्थापना हुआ था, वो आपको सोवियत संघ के सहयोग से 1964 ईस्वी में किया गया था। यह सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह ऐसा क्वेश्चन है जो 8, 9, 10, 11, 12 सभी मतलब वर्ग में यह उपयोगी है। तो इसको आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर और सभी लोग अच्छा से इसको नोट डाउन कीजिएगा और सभी लोग पढ़िएगा, क्योंकि यह सभी लोगों के लिए उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग के लिए है, सभी वर्गों के लिए और सभी उम्रों के लिए है। तो चलिए आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए। अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट अब क्या कर रहा है। तो पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना क्या है? पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 ईस्वी में हुआ था, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा। ठीक है, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा क्या हुआ था? तो पटना में विमेंस कॉलेज का स्थापना हुआ था 1940 में। ठीक है, यानी पटना में महिलाओं के लिए कॉलेज की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल ने 1940 ईस्वी में किया था महिलाओं के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940। अगर किसके द्वारा पूछेगा तो बोलिएगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा। अब हम अगला देखेंगे पटना गोलघर का निर्माण। तो 20 जुलाई 1786 ईस्वी को 20 जुलाई 1786 ईस्वी को क्या हुआ था? तो पटना का जो गोलघर है उसी का निर्माण हुआ था। और पटना का जो गोलघर है उसके वास्तुकार अगर पूछेगा तो कप्तान जॉन गास्टिन कहेंगे। ठीक है, कप्तान जॉन गास्टिन जो है वही है पटना के गोलघर का वास्तुकार। अब हम अगला देखेंगे महात्मा गांधी सेतु का निर्माण पूछेगा तो 1982 ईस्वी में, यानी सन 1982 ईस्वी में क्या हुआ था? तो पटना का जो गांधी सेतु मैदान है उसका निर्माण हुआ था। अगला देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। यहाँ पे क्या कर रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन तो हाल ही में 19 जून 2024 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन हाल ही में 19 जून 2024 को, पिछले साल 19 जून 2024 को ही किया गया था। क्या चीज? तो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। गांधी सेतु का निर्माण, जो महात्मा गांधी सेतु का निर्माण हुआ था 1982 ईस्वी में हुआ था। गोलघर का वास्तुकार कौन है? तो कप्तान जॉन गास्टिन है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1786 ईस्वी में हुआ था। और पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा 1940 ईस्वी में महिलाओं के लिए पटना में एक कॉलेज का स्थापना किया गया, जिसका नाम रखा गया पटना विमेंस कॉलेज। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला है बिहार राज्य में यूनेस्को धरोहर स्थल, यानी यूनेस्को धरोहर सूची में बिहार राज्य में कितने स्थित हैं? तो वो है, एक है आपको महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में स्थित है, एक है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, यह आपको महाबोधि जो मंदिर है वह 2002 ईस्वी में शामिल हुआ था यूनेस्को में, और वहीं पे नालंदा जो विश्वविद्यालय है वह 2016 ईस्वी में क्या हुआ था? शामिल हुआ था यूनेस्को के धरोहर सूची में। ठीक है, यानी बिहार राज्य में यूनेस्को धरोहर सूची में बिहार राज्य से 2 स्थित है आपको महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में स्थित है। 2002 ईस्वी में यह आपको यूनेस्को में शामिल हुआ था। और वहीं पे दूसरा का बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय है जो आपको 2016 ईस्वी में कहाँ शामिल हुआ था? तो यूनेस्को के धरोहर सूची में। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखिए। तो अगला पॉइंट
देखा जाए तो अगला पॉइंट है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र। बिहार का पहला यानी बिहार राज्य में पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो उसका नाम है बिहार बंधु। 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, बिहार से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार। अब क्या था? पहला था हिंदी समाचार पत्र जो कि बिहार बंधु था, 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब है बिहार से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार जिसका नाम है द बिहार हेराल्ड। 1875 ईस्वी में यह क्या हुआ था? तो प्रकाशित किया गया था। अंग्रेजी अखबार का नाम है द बिहार हेराल्ड और हिंदी समाचार पत्र का नाम है बिहार बंधु। बिहार बंधु हिंदी समाचार पत्र है जो कि 1874 ईस्वी में आपको प्रकाशित किया गया था। द बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यह एक बिहार का प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे बिहार राज्य में यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल जो आपको जगह है वो है महाबोधि मंदिर जो कि बोधगया में 2002 ईस्वी में शामिल हुआ था। और वहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय 2016 ईस्वी में शामिल हुआ था। आप लोग इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कर रहा है। ठीक है, अगला है सिल्क सिटी के रूप में बिहार का विख्यात जिला। यानी सिल्क सिटी के जो रूप में है बिहार का कौन सा जिला है विख्यात है? ठीक है, तो उसका नाम है भागलपुर। यानी भागलपुर जो जिला है वह बिहार में आपको सिल्क सिटी के रूप में विख्यात है। ठीक है, अब अगला देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप स्थित है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा जो शांति स्तूप है, भारत का नहीं, यहाँ का, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप स्थित है नालंदा जिला के राजगीर में 1969 में जापान के सहयोग से। यानी इस विश्व शांति स्तूप का निर्माण हुआ था 1969 में जापान के सहयोग से। नालंदा के जिला के राजगीर में यह स्थित है। ठीक है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई है। यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को आवागमन के लिए जो बिहार में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का स्थापना हुआ था वह आपको 1980 ईस्वी में हुआ था। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन। यानी बिहार में कांग्रेस अधिवेशन कितना हुआ? तो बिहार में कुल 3 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, बांकीपुर में, गया में, रामगढ़ में। अभी फिलहाल रामगढ़ वर्तमान में कहाँ है? तो झारखंड इसमें स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड में स्थित है वर्तमान में। पर जब उस समय अधिवेशन होता था तब तो बिहार में था रामगढ़, इसलिए बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए आपको। बांकीपुर, गया, रामगढ़ जो अभी झारखंड में है। बांकीपुर में 27वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, गया में 37वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और वहीं पे रामगढ़ में 54वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर में हुआ था 27वां के रूप में। यानी कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वह बिहार का कांग्रेस का पहला अधिवेशन था बांकीपुर में। ठीक है, जो आपको पटना में स्थित है। 1912 में यह क्या हुआ था? तो अधिवेशन किया गया था, अध्यक्षता किए थे राय बहादुर RN मधुलकर ने। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? तो आपको राय बहादुर RN मधुलकर थे बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष, जो 1912 ईस्वी में पटना में हुआ था। आपको यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। तो बिहार में कुल कितने अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के? तो बिहार में कुल 3 कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। बांकीपुर अधिवेशन आपको, उसके बाद गया अधिवेशन 37वां कांग्रेस का अधिवेशन था और रामगढ़ अधिवेशन 54वां आपको कांग्रेस का अधिवेशन था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था जो पटना में स्थित है, 1912 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे उस समय राय बहादुर RN मधुलकर। इन्हीं के द्वारा बिहार के बांकीपुर में 1912 में बिहार में पहला अधिवेशन और कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किया गया था। ठीक है, अध्यक्षता किया गया था। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखिए, अगला अब क्या कर रहा है पॉइंट। ठीक है, तो उसी में है कांग्रेस का 37वां अधिवेशन। तो 1922 ईस्वी में गया में हुआ था, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस का 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था, रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? तो मौलाना अबुल कलाम जो आजाद थे वह आपको कांग्रेस के 54वां अधिवेशन यानी बिहार का तीसरा अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है,
तो आपने देखा कांग्रेस का बिहार में कितना अधिवेशन हुआ, 3। पहला बांकीपुर में 1912 में, ठीक है। दूसरा हुआ था गया में 1922 में। तीसरा हुआ था रामगढ़ में, अभी वर्तमान में झारखंड में स्थित है, पर रामगढ़ में हुआ था 1940 में। कांग्रेस का 54वां जो अधिवेशन हुआ था, यानी बिहार का तीसरा अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, उसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने किया था, ठीक है। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन, जो कि गया अधिवेशन से जाना जाता है, वह आपको 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो कि बिहार का दूसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन बिहार का 1912 ईस्वी में आपको बांकीपुर में हुआ था, ठीक है, जिसमें राय बहादुर आर्यन आपको वो क्या थे, तो अध्यक्ष थे। यह आपको तीनों अधिवेशन है बिहार में, आपको 27वां, 37वां और 54वां अधिवेशन हुआ था। यही बिहार का तीनों अधिवेशन है, बांकीपुर, गया और आपको क्या है, रामगढ़, ठीक है। तो यह आपका जो आज का सेशन है, यानी क्लास 4 का जो सेशन है, वह होता है आपको समाप्त, ठीक है। क्लास 4 यहाँ पे हम करते हैं समाप्त। अब क्लास 5 का करेंगे इंतजार, ठीक है। क्लास 5 का इंतजार करेंगे, यानी क्लास 5 अब कमिंग सून में लगेगा, और क्लास 4 अब आपको वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो अच्छे से वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फिर जुड़ें, तो करेंट अफेयर जो 2024 का बिहार चल रहा है वह पूरा रूप से क्लियर उनका भी हो जाए। क्लास 4 आपको मिल चुका है। अब हम क्लास 5 बोले थे कि जब हो जाएगा तब आपको एक PDF जाएगा, जिसमें आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक सारा चीज़ का जितना बताया गया है वह सभी चीज़ उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। उससे ज़्यादा रह सकते हैं पर उससे कम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से उस सभी को PDF को भी अच्छे से पढ़िएगा। और PDF के लिए आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से है, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला जा चुका है, मतलब डाला जाता है। हर वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट का वहाँ पे ऑप्शन आता है चैनल पे, उसमें भी आपको QR कोड सहित क्या मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर जाकर आप लोग अच्छे से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और यह सभी आप लोग उस पर क्लियर कर सकते हैं। और एक बात और, हाँ, कि अब जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अलग अलग तरह के क्विज भी स्टार्ट होंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि हम क्विज में पार्टिसिपेट करें, वह सभी लोग आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। 2 दिन के बाद होली है, जब होली बिता लीजिए तब वह क्विज स्टार्ट होगा, और क्विज में सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट है, हमको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जहां आपको कमी लगेगा, जिस पार्ट में आपको कमी लगेगा, हमारे कमेंट बॉक्स पे आप आके उसको बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को जब ज्वाइन कीजिएगा उसमें हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, उस पर भी आप अच्छे से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो दिक्कत होगा वो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास 4 है यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।